हाय वेलकम विजन लोग। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो मैक्सिमम टाइम न्यूज़ में भी रहता है और हमारे सिलेबस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और हमें जनरल नॉलेज के पर्पज़ से भी और हमें अपने नॉलेज के लिए भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे राइट क्या हैं। क्या हमारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, संविधान ने जो हमें राइट प्रोवाइड किए हैं। तो हम उनको देखेंगे आज। तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट का ज़िक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, क्या-क्या राइट हमें मिले हुए हैं, क्या-क्या राइट सिटीज़न को मिले हैं, कौन-कौन से राइट हर पर्सन को मिले हैं। और राइट किसके खिलाफ मिली, ये सारी चीज़ हमारी डिस्कस की गई है। ये जो फंडामेंटल राइट है, एक्चुअल में ये जो वर्ड आया है, इसको बोला जाता है इस फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा जो हमारे ब्रिटिश टर्म आता है। तो इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का मैग्ना कार्टा। क्योंकि जो मैग्ना कार्टा था, ये अप्रॉक्सिमेट 12 सेंचुरी में 1200 समथिंग के आसपास की बात है। जो ब्रिटिश के राजा हुआ करते थे, इंग्लैंड के राजा जॉन, किंग जॉन हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ के सामंत या वहाँ के जो लोग थे, उनके लोगों के दबाव में आके एक मैग्ना कार्टा जारी किया, ठीक है? और वही मैग्ना कार्टा उन लोगों को अधिकार प्रोवाइड करता था। इसी टाइप से ही हमारा फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं और ये हमें उन अधिकारों के बारे में बताते हैं जो हमारे बेसिक राइट हैं, जो हमें मिलने ज़रूरी हैं। और ये ज़रूरी है हमारे एक जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसी जो फंडामेंटल राइट है, इनको बोला गया है बिल ऑफ राइट। ये हमारे यूएसए के अंदर इस चीज़ को बोला गया है। और ये जो टर्म है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ये आया है हमारा यूनाइटेड किंगडम। अप्रॉक्सिमेट 1250 70 ऐसी समथिंग कुछ डेट है, तो उसके आसपास ये मैग्ना कार्टा जारी किया गया था इंग्लैंड में। तो इसी को मैग्ना कार्टा के टर्म पे ही इसको बोला जाता है, जो भारत के फंडामेंटल है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है कि हर पर्सन को, हर सिटीजन को ये राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में बताए गए हैं, वो मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जो भारत के नागरिक हैं। और लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट सभी लोगों के लिए प्रोवाइड होते हैं। सभी लोग में हमारे क्या हो सकते हैं, एलियन भी हो सकते हैं। एलियन मीन्स किसी दूसरे कंट्रीज के लोग, हमारे देश के नहीं है, सिटीजन नहीं है, ठीक है। और एलियन में भी दो टाइप के एलियन होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन होते हैं, एक एनिमी एलियन होते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट इसके अकॉर्डिंग मिले हैं। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, कुछ सबको मिलते हैं। अगली चीज़ बोला जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है, आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए एक आइडियल का काम करते हैं। ये प्रमोट करते हैं उस चीज़ को कि जो हमारी राजनीतिक लोकतंत्र है, वो किस टाइप का होना चाहिए, क्या उसके आइडियल हैं, ठीक है। तो वो दिखाता है कि ये फंडामेंटल राइट जहाँ पे ये प्रोवाइड हो रहे हैं, उसी को हम आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलेंगे। अगली चीज़ आती है फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसेबल है नेचर में। मतलब फंडामेंटल राइट के आधार पे हम न्याय माँग सकते हैं। हम किसी से बोल सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि मेरे इस राइट का हनन हुआ है, मेरा ये राइट वॉयलेट हुआ है, ठीक है? और उसके आधार पे हमें क्या है, न्याय मिल सकता है। अगली चीज़ हमारी आती है कि फंडामेंटल राइट डिफेंड और गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। गारंटीड तो एक्चुअल में इससे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गारंटी दी है कि फंडामेंटल राइट मिलेंगे, लेकिन गारंटी दिलवाता कौन है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमसे बोलता है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है तो आप मेरे पास आइए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आर्टिकल 32 के अंदर इस चीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन है। ये उस चीज का डिफेंडर भी बोला जाता है, फंडामेंटल राइट को डिफेंड करने का है। और फंडामेंटल राइट जो प्रोवाइड होते हैं, ये प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट हमारी लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ। स्टेट क्या है?
स्टेट कोई भी एक ऐसी पावरफुल बॉडी हो सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर सकती है। अब स्टेट क्या है? स्टेट को हम आगे देखेंगे, स्टेट को हम किसे कहेंगे। अगली चीज़ आती है कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब हम किसी फंडामेंटल राइट के आधार पे ये नहीं बोल सकते, ये चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट में लिखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ करते जाएँगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। हमें बोला गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बोलने की आज़ादी, तो आप कुछ भी बोलते रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से बोला गया है कि इसमें भी बोलने पे भी लिमिट है हमारी। हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा तो नहीं अपने कंट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं किसी की हम मानहानि कर रहे हैं। हमें किसी की हमारे कुछ बोलने से किसी की इमेज खराब हो रही है। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, इसीलिए बोला गया फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है ये, कि इसमें हर फंडामेंटल राइट की कोई ना कोई लिमिटेशन है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हमारे एक्चुअल में वो जो स्टेट के खिलाफ मिले हैं, तो हम स्टेट किसको कहेंगे? तो यही हमें फंडामेंटल राइट में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा यही आता है स्टेट। स्टेट क्या है? किसके लिए इस फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट बोला है? तो स्टेट को आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 12 में उसे बताया गया है, डिफाइन किया गया है स्टेट, और ये भी बताया है कि यहाँ पर जो स्टेट की डेफिनेशन बता रहे हैं वो सिर्फ एप्लीकेबल रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 पर। पार्ट 3 और पार्ट 4 पर ही ये डेफिनेशन एप्लीकेबल रहेगी। इसके अलावा जो स्टेट की बात होगी वो स्टेट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो स्टेट हर वो बॉडी है जो पावरफुल है, जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर सकती है, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है, जैसे भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, ये सब स्टेट। अगली चीज़ भारत की पार्लियामेंट, दैट इज़ स्टेट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी ये होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हमारी नगर पालिका वगैरह, ये सब लोकल अथॉरिटी में आती हैं। स्टैच्यूरी एंड नॉन स्टैच्यूरी बॉडी, ठीक है? और इसके रिगार्ड जो अथॉरिटी होंगी, अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो बॉडी होंगी वो सब क्या है हमारी, वो सब स्टेट आते हैं। स्टैच्यूरी मतलब उस जो भी हमारी ये बॉडी है, जो भी अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विद प्रोसीजर एक बिल या एक एक्ट के थ्रू बनाया है, ठीक है? और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी होती हैं जिन्हें पार्लियामेंट से हमने पारित नहीं कराया है, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो सकती हैं। अगली चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी जिनमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है, गवर्नमेंट उनको चलाती है। प्राइवेट बॉडी भी इसमें आती हैं। अब ये जो प्राइवेट बॉडी वगैरह की जो बात की गई है, ये बात की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, इसको बोलते हैं वेरियस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने अलग टाइम पे बताया है कि स्टेट क्या है, किसको हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है? तो इसने अथॉरिटी के बारे में डिफाइन किया है कि हम किस-किस चीज़ को स्टेट बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ मेंशन है, लेकिन बाद में चीज़ें ऐड होती चली गई, ठीक है? जैसे एक केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का, ठीक है? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी कि कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, जो आर्टिकल 12 के बाहर है, आर्टिकल 12 से बाहर है अथॉरिटी, वो भी स्टेट मानी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 12 में उस अथॉरिटी का ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो स्टेट बोली जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है। तो वो लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, उनका हनन कर सकती है। इसी टाइप से एक राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड और मोहनलाल का केस आता है। उसने इसमें बोला है कि कोई भी बॉडी जो क्रिएट की गई है स्टैच्यूरी या नॉन स्टैच्यूरी, मतलब कोई भी बॉडी या तो पार्लियामेंट के या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे अगर बनाई गई है, किसी नियम से बनी है, किसी लॉ से बनी है, तो वो भी क्या होगी, हमारा स्टेट होगा, ठीक है? एक हमारा सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बोला है कि कोई भी बॉडी भले से सरकारी है या नहीं, अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो वो भी स्टेट होगी। इसके अंदर बताया गया था कि कोई भी कॉमर्शियल बॉडी, सर गवर्नमेंट जो पीएसयूज़ हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे हमारी एक ओएनजीसी है, ओएनजीसी हो गई, एचएएल हो गई, एलआईसी हो गई, ठीक है? तो ये सब बॉडी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हैं, लेकिन स्टेट का कंट्रोल है, ठीक है? इस वजह से ये खुद क्या हो गई, खुद भी स्टेट हैं। तो इसी टाइप से आगे चलते थे, एक केस आया था सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर कुछ डेफिनिशन बताई गई थी कि आखिर हम किन बॉडी को स्टेट बोलेंगे।
कौन-सी बॉडी ऐसी हो सकती है जो स्टेट है? तो उसमें बताया गया था कि वो बॉडी स्टेट होगी जो प्राइवेट है या सरकारी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं किसी स्टेट के। फाइनेंशियल रिसोर्स यूज़ करता है या फिर उसका जो है एक गवर्नमेंटल कैरेक्टर है। फाइनेंशियल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की तरह वर्क करती है वो, ठीक है? या फिर बोला गया था कि उसकी कोई इस टाइप से हिस्ट्री रही है कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट रही है वो, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट का कोई भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कमांड चलती है उसके ऊपर। वो सब स्टेट बोले जाएँगे। एक केस आया था अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसमें बोला था कि फाइनेंशियल असिस्टेंट है, मोनोपोली स्टेटस है, जिसके पास मोनोपोली स्टेटस है वो भी स्टेट होगा हमारा। और यही चीज़ एक केस हुआ था 2005 में। 2005 में एक केस आया था, वो केस था बीसीसीआई वर्सेस नेताजी क्लब वर्सेस नेताजी क्लब। तो इस केस के अंदर बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि अगर ये बीसीसीआई जो बॉडी है, उसमें माना गया था कि ये किसी लॉ से क्रिएट नहीं हुई है, मतलब इसी कानून से नहीं बनाई गई है। ना ही इसका कोई जो प्रॉफ़िट होता है या जो कैपिटल होता है, वो गवर्नमेंट के पास है, ना गवर्नमेंट का कोई हिस्सा होता है उसमें, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी बोला गया है कि बीसीसीआई रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो बीसीसीआई जो है वो भी स्टेट की डेफिनिशन में आती है। तो इस टाइप से बताया गया था ये सारे स्टेट हैं। अब इस जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। मतलब ये सारी बॉडी अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का हनन करती हैं, ठीक है? तो हम क्या होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम उनका अपना बचाव कर सकते हैं उन फंडामेंटल राइट के आधार पर। डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? इन बॉडीज़ के खिलाफ जो स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन किया गया है कि स्टेट कौन-कौन सी बॉडी होंगी, किसके खिलाफ हमें जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थे हमारे स्टेट। अब हम अगला देखते हैं आर्टिकल अगला बताया गया है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर इस चीज़ को बताया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अगर फंडामेंटल राइट या जो हमारे फंडामेंटल हमें मिले हुए हैं, उनके साथ अगर कोई अदर टाइप का कोई लॉ टकराता है, ठीक है? या किसी के साथ इनकंसिस्टेंट होता है, अगर कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट हमारा बना है, ठीक है? अगर इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, तो वो जो लॉ है, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। All laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void। ठीक है? तो कोई भी अगर हमने नियम कानून बनाया है, कोई भी हमने एक्ट पास किया है, कोई भी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई भी कानून बनाया गया है, ठीक है? अगर वो कानून फंडामेंटल राइट का हनन करता है, अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है या फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। इसमें अपने आप वॉइड बताया गया है, ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा वो। मतलब फंडामेंटल राइट को ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को क्या कर दे? वायलेट कर दे। अब लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इसमें स्टार्ट होती है कि यहाँ पर किस टाइप के लॉ की बात हो रही है? किस टाइप के कानून की बात हो रही है? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही स्टार्ट होती है। इसी के बेस पे बोला गया है ना कि अगर स्टेट कोई भी ऐसा नियम बनाता है, ऐसा कोई कानून बनाता है, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब स्टेट को रोक दिया गया है कि स्टेट नॉट एबल टू मेक एनी रूल, एनी लॉ, एनी एक्ट टू वॉइड एनी फंडामेंटल राइट। कोई भी स्टेट ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट को इनवैलिड कर दे या फिर वॉइड कर दे। तो इसमें ये आता है कि यहाँ पर जो बात की गई है, किस टाइप के लॉ की बात की गई है? तो यहाँ पर लॉ को डिफाइन किया गया है, ठीक है? और लॉ को डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को डिफाइन किया है कि कौन से लॉ हैं जिनको फंडामेंटल राइट के अंदर हमने बोलना है। तो इसमें बताया गया है, खासकर केशवानंद भारती केस में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ़ वो लॉ आते हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ऑर्डिनेंस आया है, या फिर कोई एक्ट हमने पास किया है, ठीक है? इस टाइप से कुछ भी हमारा है वो सब क्या होगा? लॉ के अंदर आएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में अंतर बोला है कि नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आते। मतलब कि हमने जो एक्ट
आर्टिकल 368 का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग किए गए हैं, वो यहाँ पर उनकी बात नहीं हुई है। वो हम कर सकते हैं, वो सरकार कर सकती है, उसके पास अधिकार है। इस चीज़ को बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है? लेकिन केशवानंद भारती में केस में ये भी बोल दिया है, उससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया गया है। अब बात आती है कि अगर सरकार को, अगर सिटीज़न के या फिर जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट को छीनना है, खत्म करना है, तो कोई भी सरकार ऐसी आई, ठीक है? अगर डिक्टेटरशिप की तरफ चली गई, तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट छीन लेंगी, इक्वालिटी खत्म कर देगी, हमारे राइट टू लाइफ वगैरह छीन सकती है। तो उसके लिए बोला कि कोई भी लॉ, ठीक है? इसमें बोला कि कोई भी लॉ अगर ऐसा काम करता है, वो लॉ क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे हमको प्रोटेक्शन दे दिया, आर्टिकल 13 के अंदर हमें प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में एक चीज़ भी आई कि अगर हमारा एक आर्टिकल 13 ये चीज़ बोल रहा है ना कि फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है, तो क्या वो कानून खुद वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट ने अगर इसी कानून को खत्म कर दिया, फिर क्या होगा? तो फिर तो कोई ऐसा लॉ बनेगा ही नहीं जो हमारे फंडामेंटल को वर्ल्ड कप फिर तो सब अलाउ हो जाएगा, कि जो ये बता रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट का अगर कोई वॉल्यूशन करता है तो वो खुद खत्म हो जाएगा। तो इसी हमने पॉइंट को हटा दिया। अगर इसी आर्टिकल 13 को हमने अगर क्रॉस कर दिया, हटा दिया, तो क्या होगा? फिर तो सरकार नंबर ऑफ कानून बना सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट छीन लें। फिर तो कोई है उसे अवॉइड करने वाला होगा ही नहीं। इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल 13 के अंदर ये बताया है, मेंशन किया गया है कि इस आर्टिकल 13 के ऊपर 368 अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब हम आर्टिकल 13 हमारा जैसे का तैसा बना रहेगा। कोई भी सरकार कितने भी बहुमत में हो, ठीक है? आर्टिकल 13 में 368 को अप्लाई नहीं कर सकती। मतलब ये जो है आर्टिकल 13 ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है? ये आर्टिकल 13 में ही लिखा गया है कि आर्टिकल 368 शैल नॉट अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होगा। इस चीज़ से हमें सेव कर दिया गया सिटीज़न को कि कोई भी सरकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट कोई ऐसे आसान नहीं है छीनना। अब हम देखते हैं कि हमने किन फंडामेंटल राइट की बात की। तो फंडामेंटल राइट होते क्या हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट आता है दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी मतलब इसमें आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन किया गया है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक बताया गया है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया है, पहला फंडामेंटल राइट। दूसरा फंडामेंटल राइट आता है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। और ये बताया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन किया है कि राइट टू फ्रीडम की कितनी राइट है वो आगे देखेंगे हम। अगला हमारा फंडामेंटल राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आता है हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये हमारा आता है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगला हमारा राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें मिला है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। अगला हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमें प्रोवाइड हुए हैं आर्टिकल 29 से 30, ठीक है? ये हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइड हुए हैं। अगला हमारा आता है आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार मिला है हमें आर्टिकल 31 में। लेकिन चलो इस चीज़ की बात बाद में करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी की। और अगला राइट मिलता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमें मिलता है आर्टिकल 32 में। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइटों का वॉल्यूशन होता है तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास क्या रेमेडीज़ है? ये तब के लिए बताया गया है आर्टिकल 32 के अंदर। क्या ऑप्शन है? कैसे हमारे फंडामेंटल राइट हमें मिलते रहेंगे हमेशा? ठीक है, तो ये 7 टाइप के 7 टाइप के फंडामेंटल राइट हैं, यहाँ पर मौलिक अधिकार 7 टाइप के हैं।
लेकिन एक जो राइट है हमारा, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, ये आज के टाइम में खत्म किया जा चुका है। आज के टाइम में ये 42 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1978 से इसको राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने के बाद में आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया और अब ये बन चुका है आर्टिकल 300 ए। तो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब क्या है, आर्टिकल 300 ए के अंदर ये एक लीगल राइट है। अब ये हुआ क्यों? इसके पीछे रीज़न आता है, संपत्ति का अधिकार जब किसी को फंडामेंटल राइट मिल गया, तो सरकार कोई भी ऐसे कानून नहीं बना पाई, ठीक है? या कानून नहीं बना पा रही थी, जिससे किसी पर्सन की संपत्ति को एक्वायर किया जा सके। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी थी आज़ादी के टाइम, ज़मींदार वगैरह लोग थे, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी और किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, खाली थी। तो बोला कि इनकी प्रॉपर्टी, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी हम गरीबों को दे दें या जो भी इस टाइप से हम करेंगे। तो उसके लिए जब प्रॉपर्टी इनकी छीननी स्टार्ट की, तो इन लोगों ने, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया है फंडामेंटल राइट की तरह, तो आप इसे छेड़ नहीं सकते। तो सरकारों को झुकना पड़ा। तो फाइनली क्या किया, फिर सरकारों ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये बात है इमरजेंसी के बाद की, ठीक है? तो उस टाइम, अब ये हमारे पास लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं। तो ये थे हमारे 7 टाइप के फंडामेंटल राइट जिसको हमने देखा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट क्या हैं और कैसे हमें मिलते हैं, क्या-क्या होते हैं ये। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।